Today we are going to discuss about the postulates of the quantum mechanics और इस वीडियो लेक्चर में हम चार postulates डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। तो फर्स्ट postulate है that is state of system in term of psi। देखो आपको एग्जाम के लिए तो यही डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि फर्स्ट postulate क्या है कि every time independent state of a quantum mechanical systems can be described in term of function of position coordinate called wave function। ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं कि लेक्चर में कि wave function क्या है which is continuous that should be single valued and finite in a given volume element of a space। अब इसको पूरा हम समझते हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स हम किसको डील करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। किसकी? हम वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें चाहे से वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, चाहे से वो एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पर ये जो साई है वो क्या बताता है? साई हमारे को उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, उस सिस्टम की that give information about all type of information, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन हैं, चाहे से वो एनर्जी हो या उसकी मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन बाय दिस वेव फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? that is given by the wave function। वो हमारे को ये wave function से मिलती है। ऐसा चीज दिस wave function जो psi है वो तो अगर हम उसको देखें तो that is meaningless, लेकिन इसका जो psi square है वो हमारा काम का है, वो हमारे को देता है that is give the probability यानी finding of the electrons की हमारे को finding of that particle या electrons वो कहाँ पर हमारे को मिलेगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन बाय दिस साई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग उसमें देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई, पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ये पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, तो एक ही एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है, दैट इज मूविंग इन दिस एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो साई है, यहाँ पर जो साई है दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्स और टाइम, लेकिन हम यहाँ टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सपोज ये जो इस एक्स कोऑर्डिनेट पे यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 1D वन डायमेंशनल यानी एक ही कोऑर्डिनेट पे ये पार्टिकल है। तो अब क्या मानते हैं कि भाई जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो अब ये पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, कुछ देर में ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है बाय द टाइम। तो इसकी जो पोजीशन है दैट कैन बी चेंज, वो अलग अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ देर में वो यहाँ था तो वो यहाँ पर चला गया, तो उसकी जो पोजीशन है दैट विल बी चेंज बाय द टाइम। तो अब एक हम सपोज इस एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें और यहाँ पर एक मैं बहुत छोटा सा एरिया लेता हूँ। सपोज ये इतना सा मैंने एक एरिया लिया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपोज इसको हम ले लेते हैं dx सपोज। तो अगर ये dx बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी उस पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इस dx को लें, बहुत अगर ये छोटा सा पार्ट है किसी भी x कोऑर्डिनेट पे, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ दैट पार्टिकल इज आल्सो वेरी लेस। लेकिन अगर ये dx बहुत बड़ा हो तो अगर जितना ज्यादा ये dx जितना ज्यादा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो सपोज अगर dx वो सपोज यहाँ से और यहाँ तक अगर हम dx ले रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी या पार्टिकल को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल का वेव फंक्शन के साथ उसकी पोजीशन को भी हमें देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन हम किससे डिनोट कर रहे हैं दैट इज साई, उसके साथ हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द उसकी पोजीशन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या पर कैसे लेंगे उसको, वी विल टेक द साई स्क्वायर इनटू dx, साई स्क्वायर इनटू dx। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट पार्टिकल और किसी पर्टिकुलर
जो इस dx है उसके अंदर उसको फाइंड आउट करने का। तो अगर यहाँ पर अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साई स्क्वायर इंटू dx, तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की हो जाएगी। लेकिन अगर वही पार्टिकल, सपोज ये एक बॉक्स है जिसमें से पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता, ओके, तो अभी जो पार्टिकल है इसका जो मूवमेंट है वो सभी एक्सिस में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है और जेड में हो सकता है। वो किसी भी एक्सिस में कहीं पर भी किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर वो मूवमेंट कर सकता है। तो अगर अब हम यहाँ पर इस पार्टिकल को देखें तो ये कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो सकता है। तो हम इसको कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको साई स्क्वायर इंटू दैट विल बी ए dx इंटू dy इंटू dz, क्योंकि सभी एक्सेस उस सभी कोऑर्डिनेट में वो मूव कर सकता है इजीली। ओके, तो ये सारा ये टर्म देखो, यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। उसको हम वॉल्यूम ही तो ले रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इसमें। तो इसको हम और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यानी इसके लिए प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी तो कह सकते हैं। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज साई स्क्वायर इंटू डी टाउ। यही तो हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, ये 3D के लिए हो जाएगा, जब वो हमारा पार्टिकल तीनों कोऑर्डिनेट में जा सकता है। ओके, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो केवल एक ही एक्सिस में जा सकता है, सपोज एक्स के अंदर, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये किसके लिए हो जाएगा, वो वन डायमेंशनल के लिए हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो कहीं पर भी मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी जो हमारी डेफिनेशन है वहां देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ अ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें जो पार्टिकल को फाइंड आउट करने का है वो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट से जरूर जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई अगर केवल एक एक्सिस पे है तो दैट विल बी dx, और अगर वो पार्टिकल सभी एक्सिस सभी कोऑर्डिनेट में जा सकता है, मूवमेंट है उसका, तो उसको हम क्या ले रहे हैं, उसको वॉल्यूम, उसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह सकते हैं, जिसे हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ लेकिन हम यहाँ पर इसको और क्लियर समझने के लिए हम इसको 1D ही लेंगे कि सपोज हमारा जो मूवमेंट है वो एक ही उसमें एक्सिस के अंदर एक ही कोऑर्डिनेट में। तो सपोज अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि सपोज हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर इसके अंदर कहीं पर भी है, और इसकी कहाँ से, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यूज, वो क्या होगी। तो ये हमारी सपोज क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहीं पर भी हो सकता है। ओके, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, दैट कैन बी फाइंड एनीवेयर। वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो पार्टिकल वो कहीं पर भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे हम इसको देखेंगे भाई कहाँ पर हो सकता है। तो हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेट हम कहाँ से करेंगे, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू द साई स्क्वायर इनटू dx, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अ फाइनाइट, दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये 1 यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में वो कहीं पर भी मिलेगा जरूर। मींस उसकी प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल्स टू 1, वो मिलेगा इसी एक्सिस के अंदर कहीं पर। वो ऐसा नहीं हो सकता इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टिकल मिले ही ना, तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। तो उसी को हम कह रहे हैं कि इट फाइनाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्पेस। तो हम तो एक एक्सेस में ले रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की यहाँ पर बात करें तो ये अगर इसकी वॉल्यूम की यहाँ अगर हम लें तो वो भी तो निकल जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लें यहाँ से, कि अगर इस वाले की हम लें तो यहाँ पर भी तो सभी एक्सेस पे क्या हो जाएगा, इन माइनस इन्फिनिटी से दैट इज इक्वल टू सम पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके,
तो ये हम क्या कर सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल्स टू द दिस साई स्क्वायर, ओके, और वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी डी टाउ इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हम वॉल्यूम दैट विल बी सभी एक्सेस यहाँ पर जो हो जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, dy को और dz को, जिसको हम डी टाउ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू 1, दैट विल बी अ फाइनाइट, यहाँ पर क्या हो गया, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है, दैट विल बी फाइनाइट वैल्यू। मींस जो इसके अगर हम देखें तो ये पार्टिकल कहीं पर भी मिल सकता है, वो इस बॉक्स में कहीं पर भी हो सकता है, वो हो सकता है इस टाइम पे यहाँ हो सकता है वो इस टाइम पे यहाँ हो, इस टाइम हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है यहाँ पर ज्यादा हो, यहाँ पर कम हो, मतलब लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल इसको इंटीग्रेट करें सभी एक्सेस का, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी फाइनाइट। मींस वो जो पार्टिकल है वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, यानी वो मिले ही ना, वो मिलेगा जरूर, दैट्स व्हाई इट हैज अ सम फाइनाइट वैल्यू। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू दिस साई स्टार। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, और दैट विल इक्वल्स टू साई, एंड इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो ये हो सकता है उसमें, मीन्स वी हैव अ फाइनाइट वैल्यू। तो हमने यहाँ पर इसको समझा कि कुछ इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी सिंगल वैल्यू भी तो होना चाहिए, ये जो साई की वैल्यू है दैट शुड बी सिंगल वैल्यू। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अब सपोज हम यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ समझते हैं कि सपोज हमारी जो साई ऑफ एक्स है that is equals to minus that is equals to sin minus 1 x। अब अगर x की वैल्यू 0 है सपोज, ठीक है, तो x की वैल्यू 0, तो sin minus 1 that is also equals to 0। तो इसका मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, that is equals to 0। अब ये sin minus 1 0 कब होगा, ठीक है, जैसे सपोज ये हमारी कोई वेव है, ठीक है, ये हमारी कोई एक वेव है, तो यहाँ पर अगर यहाँ हम इसको देखें तो यहाँ सपोज ऐसे है ये, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, यहाँ पर हो सकती है 0, यहाँ पर क्या है, इट इज अ पाई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगी, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हो जाएगी 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखें तो इसकी वैल्यू अगर साइन -1 x और x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर पास कई वैल्यू हो जाएंगी, वो 0 हो सकती है, वो पाई हो सकती है, वो 2 पाई हो सकती है, वो 3 पाई हो सकती है, मतलब एक। तो अब प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू पर फाइंड आउट करें, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज तो अलग अलग आ रही हैं। अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यूज तो बहुत सारी आ रही हैं, तो अब हम हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू पर फाइंड आउट करें। इसलिए हमेशा सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, उसकी ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वो दैट शुड बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो जो उसकी डेफिनेशन है वही कह रहे हैं कि इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, फाइनाइट तो हमने देख लिया, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसकी जो है x की वैल्यू अगर हम किसी में उसमें पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज बहुत सारी निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करें या यहाँ फाइंड आउट करें, यहाँ पर फाइंड आउट करें, कहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम आएगी। तो इट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड, वो एक सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर क्या है कि विच इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो साई है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस, मीन्स साई शुड नॉट चेंज सडनली एज इट्स वेरिएबल्स आर चेंज। तो साई की वैल्यू है वो तुरंत एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे अगर उसके वेरिएबल्स चेंज होते हैं
तो साई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सपोज जैसे अगर कोई वेव है तो वो वेव क्या होती है, देखो हमेशा कंटिन्यूस होती है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूस नहीं होती, वो कुछ इस तरीके से नहीं होती है। वेव हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, तो वो डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती। तो उसी तरीके है कि अगर दैट साई मस्ट बी कंटिन्यूस, मीन्स इट शुड नॉट चेंज विद द बाय चेंज इट्स वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो ये साई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट शुड बी कंटिन्यूस। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा यही एक्सप्लेन करता है। अब हम चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। सो सेकंड पोस्टुलेट हमारे को क्या कहता है, वो हमारे को बताता है ऑपरेटर्स एंड मैकेनिकल वेरिएबल्स। हमें क्या बताता है, अबाउट द ऑपरेटर्स, ठीक है, और मैकेनिकल वेरिएबल्स के बारे में बताता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है या पोस्टुलेट है उसको तो यही है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड there corresponds a linear Hermitian mathematical operator in quantum mechanics। ठीक है, ये हमारा इस सेकंड पोस्टुलेट है, इसको समझते हैं हम क्या कहते हैं कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कौन सा हो सकती है, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, टोटल एनर्जी हो सकती है, वो सारी क्या है, ऑब्जर्वेबल है, वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको ऑपरेटर के फॉर्म में यूज करेंगे, ऑपरेटर के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम क्लासिकल की बात करें, यहाँ पर ये है फॉर क्लासिकल, तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इन क्लासिकल दैट इज पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m, उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन दिस क्वांटम मैकेनिक्स हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम शो कर रहे हैं टी एक्स कैप, ठीक है। ये इसको हम क्या बता रहे हैं, दिस इज ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय कैप से, जिसके ऊपर कैप लगी हुई होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर कह रहे हैं। तो यहाँ देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m है, ठीक है। तो यहाँ पर ये p क्या है, पी एक्स क्या है, दैट इज द मोमेंटम, दैट उसका स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में उसको किस शो कर रहे हैं, दैट इज टी एक्स कैप, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर। अब उस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है। और पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज, उसको हम डिनोट करते हैं v ऑफ दस x, और यहाँ पर ऑपरेटर के फॉर्म में उसमें फिर हम उस पर कैप लगा देंगे, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय द दस vx। अब यहाँ टोटल एनर्जी क्या हो सकती है, ये सारा क्लासिकल का है, ये दीज आर द क्लासिकल, वो दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्लासिकल में tx प्लस vx कह रहे हैं, और लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको h कैप कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या था, दैट इज हैमिल्टोनियन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि हैमिल्टोनियन, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और उसकी जो वैल्यू क्या है, वो है, वो ये यहाँ पर, क्योंकि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, उसी में हमने क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा दैट इज v ऑफ x होता है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये पूरा जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको हम h कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जितनी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती हैं, उसको हम इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम उनको ऑपरेटर के फॉर्म में ले रहे हैं, जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से होती हैं। बस वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर सबसे है कि भाई व्हाट इज दिस लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये है क्या चीज लीनियर। तो लीनियर, सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या है, ये अगर उसको कैसे हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हम, मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है ए कैप, ठीक है, ए कैप हम, मेरे पास कोई ऑपरेटर है, और उसको हम लगा रहे हैं फंक्शन f1 पे और फंक्शन f2 के ऊपर। तो उसकी जो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दैट विल बी ऑपरेटर दैट इज f1 प्लस ए ऑपरेटर दैट इज f2। तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू दैट शुड बी सेम, वो एक ही होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे,
that is known as the linear operator. Okay, for example, अगर मैं यहाँ पर सपोज ये जो a कैप है ये ऑपरेटर है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स, सपोज ये एक हमारा दिस इज ऑपरेटर. ओके, दिस इज एक, इसको ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम किस पे, F1 हम यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और F2 यहाँ ले लेते हैं e की पावर -2x. ठीक है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन है जिनकी वैल्यूज एक्स स्क्वायर है और e की पावर -2x है. अब इस ऑपरेटर को इनकी वैल्यूज पे हम लगाएं तो यहाँ पर कैसे निकल के आएगा, इस ऑपरेटर को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लें तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर -2x. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ई की पावर -2x. मीन्स जो d बाई डी एक्स है वो क्या है, दैट इज द लीनियर ऑपरेटर है. ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है. ओके, तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो दैट शुड बी इक्वल, इसकी इक्वल ये जो है इसकी दैट विल बी इक्वल. अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया दैट इज हर्मिशियन. तो ये तो हमने बात की लीनियर ऑपरेटर की, ये जो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज दिस लीनियर ऑपरेटर, वहां पर उसकी बात करी है इस फॉर्म, यहाँ से इसकी बात की. अब यहाँ पर एक वर्ड और है दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर. ठीक है, लीनियर हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर. तो अब यहाँ पर एक नया टर्म और आ गया दैट इज हर्मिशियन. तो उसको भी हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस हर्मिशियन ऑपरेटर. सपोज वी हैव, अब हमारे पास सपोज हमारे पास दो वेव फंक्शन है. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है. ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर इसको समझते हैं, ये क्या चीज होता है हर्मिशियन ऑपरेटर. सपोज हमारे पास दो वेव फंक्शन है, हम वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक तो साई से कर रहे हैं और हम एक दूसरा ले लेते हैं, दूसरा वेव फंक्शन है दैट इज फाई. ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट वेव फंक्शन दैट इज साई एंड अनदर वन इज फाई. अब हम यहाँ करें, इसको मल्टीप्लाई करें बाय द कॉन्जुगेट ऑफ अदर ऑपरेटर्स. कैसे करें, सपोज अब हम क्या ले रहे हैं कि हम एक ऑपरेटर ले रहे हैं. ठीक है, एक हम लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहला वेव फंक्शन दैट इज साई और दूसरी तरफ इसी ऑपरेटर को ले रहा हूं मैं और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दूसरा वेव फंक्शन दैट इज साई. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अगर वॉल्यूम के टर्म्स में ले तो इट इज मल्टीप्लाई बाय दिस डी टाउ और दिस इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय डी टाउ. ठीक है, इसको हम उसमें ले रहे हैं इन वॉल्यूम, यानी सारी एक्सेस में एक्स वाई और जेड सभी उस एक्सेस में. वी आर नॉट टेकिंग वन डायमेंशन, वी आर टेकिंग थ्री डायमेंशन. अब ये जो वैल्यू है, अब मैं इसमें क्या करूं कि एक बार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दूं. तो सबसे पहले इसका यहाँ पर हमने अगर साई लिया है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इससे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज साई स्टार, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस फाई स्टार और यहाँ पर ये साई स्टार से, और हम इसको वापस इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी वैल्यूज को, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको भी हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक. और अगर अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि दिस इज द हर्मिशियन ऑपरेटर. दिस इज द हर्मिशियन लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर. यहाँ पर हमने वही बात की है कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि जिसकी ये LHS इक्वल टू द RHS, और अगर हम वहां पर हर्मिशियन ऑपरेटर और लगा रहे हैं जिसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर कह रहे हैं जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लिया है और जब दोनों की वैल्यूज सेम आ जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर. तो इन दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी सेम, दोनों इक्वल होने चाहिए, उसी को ये पोस्टुलेट कहता है. तो यहाँ पर टू every observable quantity that can be experimentally measured, there corresponds a linear Hermitian mathematical operator in quantum mechanics. तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Okay, so this is the linear Hermitian operator.
तो हमारा जो थर्ड पॉस्टुलेट है ना, वो क्या कह रहा है, दैट इज आइगन वैल्यू पॉस्टुलेट। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या है ये इसके बारे में। तो थर्ड पॉस्टुलेट पे एक्चुअली में क्या है, तो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट से हमें क्या था, हम ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम वो कहाँ से ले रहे थे, वेव फंक्शन से ले रहे थे। ठीक है, जो भी वैल्यूज थी, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज थी ऑफ दैट स्टेट, वो कहाँ से आ रही थी, वो आ रही थी फर्स्ट पॉस्टुलेट से आ रही थी। और सेकंड पॉस्टुलेट से हमारे को क्या मिल रहा था, एक ऑपरेटर मिल रहा था। ठीक है, तो सेकंड पॉस्टुलेट प्रोवाइड अस द ऑपरेटर फॉर ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ठीक है, वापस मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था वो तो हमारे को सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है उस सिस्टम की, वो किससे मिल रही थी हमारे को, वो हमें वेव फंक्शन यानी साई से मिल रही थी। ठीक है, और जो सेकंड पोस्टुलेट था वो हमारे को एक ऑपरेटर के बारे में बता रहा था, ऑपरेटर के बारे में। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम थर्ड पोस्टुलेट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है और किसी वेव फंक्शन में हम उसको लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्या हो गया, ये देखो अब सेकंड और जो फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो सेकंड हमारे को ऑपरेटर के बारे में बता रहा था। तो ये ए कैप क्या है, दैट इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, इसको हमने किसी पे लगाया, तो वेव फंक्शन पे लगाया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। तो ऑपरेटर इनटू आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन उस पे हम लगा रहे हैं उसको। तो अगर हम उस पे किसी पे इसको लगाते हैं, ऑपरेटर को किसी आइगन फंक्शन पे लगा रहे हैं, तो उससे हमारे को एक क्या मिल के आ रहा है, उससे हमारे को एक आइगन वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे को क्या मिल रहा है, कि एक मिल रहा है ओरिजिनल फंक्शन। देखो ओरिजिनल फंक्शन तो फिर एज इट इज आ गया, विद कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट के साथ हमारे को कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये a यहाँ पर क्या है, दैट इज कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं आइगन वैल्यू, दैट इज नोन एज आइगन वैल्यू। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द पोस्टुलेट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पोस्टुलेट से हमारे को वेव फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन मिली, सेकंड में हमने उसको ऑपरेटर लिया, और थर्ड में हमने क्या किया, उसको कंबाइन लिया, मींस उस ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन पे लगाया, जिससे हमारे को वेव फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एज इट इज मिला, लेकिन उसके साथ कुछ एक और वैल्यू मिली जिसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, और जिसे नाम दिया गया दैट इज आइगन वैल्यू। तो ए यहाँ जो कांस्टेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, आइगन वैल्यू हम कह रहे हैं। तो जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो उसमें भी तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, वहां पर हमने एच कैप लिया था। ठीक है, उसको हमने साई वेव फंक्शन पे लगाया था, और उससे हमारे को क्या निकल के आया था, एक वैल्यू निकल के आई थी, दैट इज ई साइन। यही तो था। तो यहाँ पर ये क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको हमने वेव फंक्शन पे लगाया, तो ये क्या हो गया, दिस इज आइगन फंक्शन, दिस इज आइगन फंक्शन हो गया। तो दिस इज आइगन फंक्शन, और अगेन वी गेट दिस ओरिजिनल फंक्शन विद सम वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ क्या हो गया, दैट विल बी आइगन वैल्यू। तो दैट इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू। सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर थर्ड, कि इफ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, जो हमने पोस्टुलेट फर्स्ट से ली, इज अ मेजरेबल accurately, the only permissible values of the measurement are the eigenvalue of the operator हमारे को second postulate से मिला। तो we can explain this postulate by this example. Now fourth postulate, last postulate हम देखते हैं। Now this is very easy postulate, इसको केवल याद रखना है आपको कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये क्या है, द एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू फॉर द एरर फ्री मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए is given by the formula
फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ठीक है, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ए दिस, इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर क्या लिया है कि दिस इज इंटीग्रल, दिस इज साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ अपॉन इंटीग्रल दैट इज साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ। अगर हम इसको इनका एवरेज निकालें तो यहाँ पर तो जो इसका एवरेज है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू द आइगन वैल्यू, बस वही यहाँ पर ये कह रहा है। देखो इसको यहाँ पर अगर हम इसको देखें, या चलो इसको हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ लेता हूँ कि भाई हम एक्सपेक्टेड वैल्यू उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए दिस यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सारा क्या है, सभी एक्स वाई और जेड का इंटीग्रल, यानी सारी एक्सटेंडेड और ऑल द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, सारी कोऑर्डिनेट्स पे। तो सपोज यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन यहाँ ले रहा हूँ एक दूसरा, कि यहाँ पर मैं ले लिया कि साई स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और यहाँ पर ए जो है दैट इज आइगन वैल्यू है, दैट इज आइगन वैल्यू, एंड साई इंटू डी टाउ अपॉन साई स्टार साई इंटू डी टाउ। अब यहाँ पर क्योंकि a इज कांस्टेंट तो उसको हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, तो a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, दैट इज साई स्टार साई डी टाउ एंड साई स्टार साई डी टाउ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जो क्या थी हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी और उसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज इक्वल टू 1, याद करो वहां पर दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या 1। तो यहाँ पर क्या आया कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द ए, यही तो निकल के आया। तो मींस एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू यहाँ पर उसकी के बराबर आया। तो ये आइगन वैल्यू कहाँ थी कि अगर हम किसी ऑपरेटर पे, किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमारे को कुछ एक ए वैल्यू निकल के आई थी, यही तो था, यही तो था हमारा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस आइगन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू दिस आइगन वैल्यू। यही हमारा पोस्टुलेट फोर्थ है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू मींस जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, that is equals to the eigen value. So these are the main 4 postulates of this quantum mechanics.